होता है, एक नंबर आजकल जरूरी है ना। चलें आ जाओ एक बार। गुड इवनिंग एमडी, तपस्या, जूही, सुनंदा, वाशु। करें शुरुआत करते हैं। चलो अगर हम बात करें, ये आप लास्ट 2-3 क्लासेस बची हुई हैं। एजुकेशन कमीशन आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो कल भी चलेगा, और फिर एक स्कूल मैनेजमेंट की क्लास है आपकी। इस वीक आपका सिलेबस खत्म है। जो पेडागोजी स्पेशल 1 पेडागोजी स्पेशल 2 बैच है और डी+बी पीआरटी का बैच है, वहाँ 2 यूनिट बचेंगी, उनको मैं रिकॉर्डेड आपके बैच में डलवा दूंगी। इसके अलावा इस बात को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि लाइव होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं, जल्दी है, तो अभी रिसेंट ही वो सेशंस लाइव हुए हैं जो रिकॉर्डेड आपके बैच में होंगे। 2 यूनिट्स होंगी सिर्फ। लाइव सेशन भी जब हो रहे होंगे, नए बैचेस जब शुरू होंगे, तो वो लाइव यूनिट्स भी मैं आपके बैच में कराऊंगी, तो उस चीज को लेकर के टेंशन लेनी नहीं है। रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएंगे, सिर्फ 2 यूनिट की बात है। ठीक है बात, चलिए स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए, रूब्रिक्स होता है एक पैमाना, एक तरह का, एक सेट स्टैंडर्ड एक तरह का, कि इस पैमाने पे इतने परसेंट मुश्किल क्वेश्चन, इतने परसेंट ये क्राइटेरिया काइंड ऑफ को रूब्रिक्स कहते हैं। क्राइटेरिया बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया, उस तरह की चीज। इस तोते का शुरुआत करें आज की कहानी की। इस टॉपिक को आप कमीशंस ऑफ एजुकेशन कमीशंस डाल लीजिए या हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डाल लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी भारत की शिक्षा का इतिहास, जिसमें हम अलग अलग बिल्कुल शुरुआत करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1813 से ही, चार्टर एक्ट था 1813 का, और आज तक आएंगे। मतलब आज तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब एनईपी जो है 2020 वाली, उसके भी कुछ पॉइंट्स हम कर लेंगे। फिर हम कोठारी कमीशन भी करेंगे। इसके अलावा 1992 या 86 वाली जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम पूरी कहानी समझ लेंगे, कैसे एजुकेशन की हिस्ट्री शुरू होती है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। आ जाइए रविता, ठीक बात है ना। 24-25 से आपके नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। देखिए एक बार, एजुकेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत होती है पीरियड 1813 से, यानी 1813 और 14, 1813 और 14। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, और उन्होंने एक चार्टर एक्ट निकाला, जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहा जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ, हिंदी वाले भी ऐसे समझेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी के लिए अलग है इसमें कुछ भी, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें तो क्लॉज 43 ऑफ दी, जो क्लॉज 43 है किसका, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का, इन्होंने क्या किया, एक सम को स्टेट किया कि भारत में जो एजुकेशन है, एक तो इन्होंने ये फाइनलाइज किया कि अभी इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रहेगी अगले 20 साल तक। और अगर हम बात करें हामिदा, तो इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो एजुकेशन के लिए भारत में रखा जाना चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। ये बात पास हुई है। चार्टर एक्ट में कहा गया कि स्टेटेड अ सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख ऑफ रुपीज इन ईच ईयर शैल बी सेट एंड अप्लाई टू द रिवाइवल। कि हम एजुकेशन को, या इनकी जो कल्चरल एजुकेशन है, जो इनका कल्चरल जो लिटरेचर है, जो हमारा रीजनल लिटरेचर है, उसको रिवाइव किया जाए। क्यों? कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि हम देखो, आपके कल एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था शाम को कि 1813 का चार्टर एक्ट जो है, और वो डी++ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो किस भाषा में शिक्षा देने पे जोर देता है। तो बात होगी रीजनल लैंग्वेज की। इन्होंने प्रमोट किया हमारे लिटरेचर को, हमारे भाषाओं को, किस लिए? और इन्होंने कहा कि जो एक रिच क्लास है ना इंडिया की, उसको पढ़ाओ। उससे क्या होगा, अपने आप नीचे तक हायरार्की में प्रभाव बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो क्लॉज 43 ऑफ द चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए का एक ग्रांट बनना चाहिए, एक बजट बनना चाहिए, एटलीस्ट 1 लाख का, जिसको खर्च किया जा सके इंडिया में एजुकेशन को रिवाइव करने के लिए। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही थी। 1823 में क्या हुआ, इसी चीज को आगे बढ़ाया गया। द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज सेटअप टू गिव शेप टू द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये एजुकेशनल पॉलिसी बात कर रही थी 1813 में, जो चार्टर एक्ट में बात हो रही थी कि एजुकेशन में क्या हो कि कुछ एक सम ऑफ मनी सेट किया जाए, जो इनका लिटरेचर है, जो इनकी भाषाओं में सीखना है, उसको बढ़ावा दिया जाए, है ना। इस तरह की जो बातें थी उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई जिसको जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहा जाता है 1823 में। ये इसी के वजह से बन रही है, 1813 वाले चार्टर एक्ट की वजह से ही बन रही है ये चीजें। ठीक है जी, प्रैक्टिस बैच आ जाएगा 24 को। अगर हम बात करें तो इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया, वही बात जो भी हमने समझी। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फाइनेंशियल ग्रांट टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड द प्रमोशन ऑफ साइंस। कि जो इंडियन लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है, उसको रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। इस चीज के लिए 1 लाख रुपए का इन्होंने बजट निर्धारित किया, और लिटरेचर के साथ साथ साइंस को भी बढ़ाया जाए। ये बात हुई थी निर्धारित 1813 के चार्टर एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इन 1813 चार्टर एक्ट ये बात की गई। बाद में मैकॉले ने इसको इंग्लिश में परिवर्तित कर दिया, वो बात अलग है। ठीक, कैरेक्टर नहीं, चार्टर एक्ट। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट है, द कंपनी वाज आल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस अंडर देम। भाई जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या चाह रही थी कि इंडियन एजुकेशन का जो भी पूरा हिसाब किताब है हम अपने अंडर ले लें। और तभी इन्होंने ये चार्टर एक्ट बनाया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया इसको, कि ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए हम साल का रखेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि जो एजुकेशन है उसको हम अपने तरीके से संभालेंगे, हम अपने तरीके से। और जो रिच क्लास है, जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है इंडिया की, उस पर हम फोकस करेंगे, ताकि उससे प्रभावित होकर के बाकी जो लोअर क्लास है वो अपने आप ही चल पड़े आगे। ठीक है बात, आगे बढ़े। अब इसके बाद इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है आपको। देखो, ऐसे आपको कोई हिस्ट्री नहीं पढ़नी है डिटेल में, आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए अपने काम की। तो हमने अभी 2 बातें जानी है सिर्फ, जो इंपॉर्टेंट है 1813 के चार्टर एक्ट में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी में 1833 में आगे यही चीज आगे चलती है, चार्टर एक्ट थी, और 20 साल और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहां पे राज करेगी और इंडियन एजुकेशन में अपना एक तरह से आधिपत्य जमाएगी। और 2 इंपॉर्टेंट बातें, 1 लाख रुपए का ग्रांट तय किया गया हर साल इंडियन एजुकेशन या इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें इंडियन रीजनल जो लिटरेचर है उस पर फोकस किया, साहित्य पे यहाँ के, और दूसरी बात साइंस पे ध्यान दिया जाए थी। ठीक है जी बात, क्लैरिटी ऑफ थॉट श्रेया। मैकॉलेज मिनट आई इसके बाद, मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, ये 1835 में आया। लॉर्ड मैकॉले आपने सुना होगा,
है ना, मैकाले बोल देते हैं हिंदी में। 1835 में इनका एक डॉक्यूमेंट आया लॉर्ड मैकाले का, और इन्होंने कुछ परिवर्तन किए उस चार्टर एक्ट में जो बात हुई थी। इन्होंने कहा इन द मिनट, ये इसको मिनट कहा गया मैकाले के इस डॉक्यूमेंट को, इन द मिनट मैकाले एडवोकेटेड द एजुकेशन ऑफ द अपर क्लासेस ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा अपर क्लास को पढ़ा दो, जो प्रॉपर जिन पे संपत्ति है, जो बड़े लोग हैं इंडिया में, उनको पढ़ाओ, उनकी एजुकेशन को एडवोकेट किया, उनको पढ़ाओ, उस तरह के लोगों को पढ़ाओ, और मीडियम क्या हो, इंग्लिश को पढ़ाने का। ही एम्फसाइज्ड स्प्रेडिंग वेस्टर्न लर्निंग थ्रू। इन्होंने क्या कहा, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहां की वेस्टर्न लैंग्वेज, उसको अप्लाई करो बजाय की लिटरेचर को प्रमोट करने के। हैप्पी बर्थडे हुमा। इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम, अगर मैकॉलेज मिनट की बात करेंगे तो इंग्लिश होगा मीडियम पढ़ाने का, या लैंग्वेज आ जाएगा किस पे, इंग्लिश पे। और अगर बात हो जाएगी किसकी, चार्टर एक्ट की, तो वहां रीजनल लैंग्वेजेस को फोकस किया गया था इनिशियली, जो 1813 का चार्टर एक्ट था। इंग्लिश एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट अ क्लास ऑफ पर्सन्स। इंग्लिश एजुकेशन से एक ऐसी क्लास तैयार होगी इंडिया में लोगों की ब्लड में, जिनका खून तो भारत का होगा, लेकिन वो दिखने में, सोचने में, चलने में, फिरने में क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो इंडियन इन ब्लड, ये बात याद रखनी जरूरी है। पीपल हु विल बी कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट्स, इन ओपिनियंस, इन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल की तरह काम करेगी। उनके मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो भी अंग्रेजों के जैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो वेस्टर्न चीजें पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उनका जो टेस्ट है वो भी इंग्लिश, ओपिनियन जो है उनकी, उनका जो विचार है वो भी इंग्लिश, उनकी मॉरलिटी भी इंग्लिश, उनका बुद्धि का स्तर भी अंग्रेजों के जैसा ही, बस वो ब्लड एंड कलर में, भाई खून और रंग थोड़ी बदल सकते हो आप, भारतवासी होंगे, बाकी तो हम सब बदल ही देंगे, ये कह रहे हैं मैकाले। ठीक, तो मैकाले मिनट में इंग्लिश में एजुकेशन देने की बात की गई, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो रिच क्लास है इंडिया की, हायर क्लास है। ठीक, इतनी बात क्लियर है जी? हाँ, अरे अरे अरे, आई अंडरस्टैंड वत्सला, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मॉडर्न साइंस को कहा जाता है। ऑब्वियसली ये लोग तो गलत बात बोलेंगे ही ना विकास, ये अच्छी बात बोलते तो हम काहे कॉलोनाइज होते, है ना, इनको तो गुलाम बनाना था। भाई किसी को भी अगर आपको कमजोर सा उसके ऊपर एक डोमिनेंस साबित करना है, तो पहले सबसे पहले ये निर्धारित कर दो कि जो तुम्हें आता है वो सब खराब है। जैसे आजकल लोग बैच भी लॉन्च करते हैं, क्लियर है अभी क्लियर है तो बताओ, पूरा फ्लो खराब कर देती हैं ऐसी चीजें। हाँ रुक रही है क्लास, सही बोल रहा हूँ, मैं एक बार स्पीड चेक करती हूँ। कह सकते हो शुभम, क्लियर है अब? हाँ, तो वही बात है कि अगर आपको किसी पे डोमिनेंस अपना जताना है, अपना अधिकार, आधिपत्य, या अपने आप प्रभुत्व आपको जमाना है, तो सबसे पहले ये कह दो कि तुम्हें जो आता है वो सब बेकार, जो हम सिखाएंगे, हमारी भाषा अच्छी, हमारे कपड़े अच्छे, हमारी शक्ल अच्छी, हर चीज हमारी अच्छी, अब तक तुमने जहां से पढ़ा, जो पढ़ा वो सब खराब, और जो हम कराएंगे इस यूनिट में, इस बैच में, इस इंस्टीट्यूट में, वो बेस्ट। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को प्रमोट करने का। ये आप आसपास देख भी रहे हैं आज की डेट में, है ना, यूट्यूब पे भी लोग कोर्स लेके आएंगे, तो वो 4 सवाल वो लेके आएंगे जो पेपर में चाहे आते हो या ना आते हो, वो पहले ये दिखाएंगे आपको कि आपने जो पढ़ा है वो काम करना है। वही हाल मैकाले का था कि इन्होंने कहा कि लोग तो इंडिया नहीं चाहिए, बदल थोड़ी जाएंगे, इन्हीं लोगों पर राज करना है, इन्हीं के द्वारा करवाना है, तो अंग्रेज बना दो इन्हें। क्लियर है? लैब है साइकोलॉजी की अभिषेक प्रयागराज में, क्लियर बात है? कोई समस्या है इस बात को समझने में? हाँ चलिए आगे। तो इसमें इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की गई और हायर क्लास को एजुकेशन देने की बात की गई मैकालेज मिनट में। अब आता है वुड्स डिस्पैच, ये भी आपने सुना होगा। अरे यार अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है भाई, हर चीज़ अपनी मर्जी से हो रही है आज, इंटरनेट अपनी मर्जी से चल रहा है, ये अपनी मर्जी से चलेगा, हम तो ऐसे ही खड़े हैं। वुड्स डिस्पैच की अगर हम बात करें तो वुड्स डिस्पैच क्या कह रहा है? हाँ वो रुक गए, वत्सला बैचेस को रुकवा दिया गया टीचिंग के कि एक बार नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं 19-20 तारीख को, अगर नहीं आया तो फिर बैच लॉन्च कर देंगे, क्योंकि फिर कम समय बचेगा आपके तैयारी के लिए आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हमने दो ही चीजें पढ़ी अभी तक, एक तो मैकालेज मिनट पढ़ा है, उससे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ा है। अब हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच की। ये सब आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी बीएड में, डीएलएड में, बट याद नहीं होगा आपको, है ना, पेपर टाइम पे पढ़ के भूल गए होंगे। वुड्स डिस्पैच की अगर हम बात करें तो 1854 में आया। वुड्स एक व्यक्ति थे, सर चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो चीजें कंट्रोल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है सर चार्ल्स वुड, जिसके नाम पे ये रिपोर्ट का नाम पड़ गया, इस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ गया। टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉपर्ली आर्टिकुलेटेड स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी। यहां पहली बार बात हुई कि एक प्रॉपर एजुकेशन स्कीम लेकर के आओ, एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आओ, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक, कि यहाँ पे शिक्षा दे तो पाए हम ठीक से, ये बात हो प्रिया। ठीक है, इट हैज बीन समटाइम्स कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां भी आपको बताया होगा किसी न किसी टीचर ने कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्रॉपर तरीके से एक एजुकेशन की बात की, या एजुकेशन की स्कीम की बात की, जिसमें प्राइमरी से लेकर के और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की प्रॉपर प्लानिंग हो, जिसमें बातें कही गई हो कि कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? पहली बार पढ़ रहे हैं ना ये टॉपिक? हाँ कोई बात नहीं, इतनी बात क्लियर है? नहीं कोई कह आज ही पढ़ा है बीएड एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हुआ। इतनी बात क्लियर है? सभी को क्लियर है मेरे ख्याल में? क्लियर सभी को, है ना? इसमें क्या हुआ, बस एक बात आपको याद रखनी है कि तो सर चार्ल्स वुड के अंडर प्रिपेयर हुई, जिसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो, आर्टिकुलेटेड हो स्कीम ऑफ एजुकेशन इंडिया में प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की, दैट्स इट। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये 3 बातें मैंने ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया, उसके अलावा कुछ इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करें तो और कुछ चीजें आई, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होनी चाहिए, इंग्लिश भी हो, मिक्सचर होना चाहिए। वर्नाकुलर होता है जो आपकी मातृभाषा है एक तरह से, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। ठीक, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ाएं सिर्फ इंग्लिश ना होकर के इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो कंफर्टेबल हो इंग्लिश में उसको इंग्लिश में पढ़ाएं, और जो कंफर्टेबल ना हो उसको
मातृभाषा का सहारा लेकर के भी मिक्स करके पढ़ाया जा सकता है। इतनी सी बात हुई है। मैं सारा रिवाइज करा दूंगी, टेंशन मत लो अंजलि। ठीक, समझ में तो आ रही है ना ये बात? अगर समझ में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ। और भी कुछ कुछ बातें इसमें की गई, जैसे दूसरी बात थी ग्रांट इन एड, ग्रांट दिया जाएगा जिससे मदद मिले ये सारी चीजें सेटअप करने में, स्कीम्स बनाने में। ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू मैनेजमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाए, लोकल बॉडीज उनको संभाले। वर्नाकुलर होता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो आपकी मातृभाषा टाइप्स होती है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ग्रांट इन एड या ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको लोकल बॉडीज मैनेज करें, ये धीरे धीरे उनको ग्रांट दी जाए, जब एडेड स्कूल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट फिर आगे आया आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी तक की बात कर रहे हैं ना ये, तो यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया जाए इंडिया में। इसके तहत ही ये जो मैग्ना कार्टा जिसको हम कह रहे हैं, वुड्स डिस्पैच को, इसके तहत ही यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में पहली बार, उस सेंस में। ठीक है निधि, अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ वुड्स डिस्पैच यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन, सबसे पहले कहां हुई? कलकत्ता में। उस टाइम पे कलकत्ता ही था, तो 1857 में 1857 में अलग अलग एक्ट्स के माध्यम से कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। देन बॉम्बे में हुई, उस टाइम पे बॉम्बे था, मुंबई और मद्रास में हुई। ठीक है जी, ऑन दी पैटर्न ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली अंग्रेज हैं, अंग्रेजी एजुकेशन लाएंगे, तो किस पैटर्न पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया? लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे, पहले कलकत्ता में, फिर मुंबई में, फिर मद्रास में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? चले आगे। तो ये तीन यूनिवर्सिटी 1857 में ही इन्होंने एस्टैब्लिश की। पाकिस्तान लाहौर में भी आगे हुई थी, उस पर अभी बात करेंगे। इतना कैसे याद रखें? शिक्षा ये बार बार रिवाइज करोगे ना, ये मैं भी अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में मैंने पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग भी डिस्कशन करते रहते हैं, हो जाएगा। देख लेंगे, हमें जरूरत होगी तो डाल देंगे। फिलोसफी की एक क्लास जरूरत होगी तो डाल देंगे, नहीं थोड़ा रुक के डाल देंगे, नहीं तो पूछा कहाँ जा रहा है, किसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी चलो मैं कोशिश करूंगी। बिकॉज ऑफ वुड्स डिस्पैच यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857, तीन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई 1857 में, अलग अलग, हाँ अलग अलग डेट्स को ऑब्वियसली, कलकत्ता, बॉम्बे, मतलब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे। लाहौर यूनिवर्सिटी, जिसको आज हम पाकिस्तान कह रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ी था पाकिस्तान, तो लाहौर यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हुई 1869 में, 1869 में। अब ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज थी जहां पे मेल ओरिएंटेड चीजें थी, फीमेल्स के लिए तो एग्जाम भी नहीं थे, उनके लिए ना सिलेबस डिजाइन था, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे करके इंडिया में सबसे पहले शुरुआत हुई। फिर अगर हम बात करें तो 1877 में, अब देख रहे हो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो गई 1857 में, 1857 में, लाहौर में हो गई 1869 में, और 1877 में जाकर के कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी 10वीं के लिए मैट्रिकुलेशन, उसी को बोलते हैं ना मैट्रिक पहले, बहुत बढ़िया शुभम, तो उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ओपन किया, किसके लिए? गर्ल्स के लिए, क्योंकि इससे पहले जो यूनिवर्सिटीज थी मेल ओरिएंटेड थी एक तरह से। तो 1877 में पहली बार गर्ल्स के लिए एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का मौका मिला उनको देने का, 10वीं तक की शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन जिसको आज हम कह देते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार मौका दिया 1877 में। आगे चले दिनेश, दिस वाज फॉलोड बाय, फिर मद्रास यूनिवर्सिटी ने भी इसको फॉलो किया 1881 में। ठीक, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने भी इसको फॉलो किया 1854 में। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? वुड्स डिस्पैच की ही बात हो रही थी, जिसमें यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट की बात आई थी, जिसमें हमने देखा था कि ये यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी 1857 में, 3 CBM से याद रख सकते हो, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फिर इसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी भी साथ में 1869 में, जो गर्ल्स की एजुकेशन एग्जामिनेशन थे वो 1877 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार एस्टैब्लिश किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फॉलो किया था मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1881 और बॉम्बे ने 1854 में कर लिया था। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? एक बार बॉम्बे वाली डेट जो है वो चेक करना, 1854 नहीं होना चाहिए, ये 2-4 साल इधर उधर होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर 1877 में हुआ है तो 1854 तो बनता ही नहीं है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ एक बार। 1894 होगा, हाँ 84 या 94 में से कुछ होगा। हाँ, बॉम्बे ने तो 1883 में किया है, इन्होंने 81 में किया था मद्रास ने, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, है ना। इसको ठीक कर लीजिएगा, 1854 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कॉमन सेंस है, तो कई बार ऐसी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ये 1883 था, इसको ठीक कर लीजिएगा। अभी PDF तो आपको यही मिल गई होगी, उसमें भी काट के लिख लीजिएगा। ठीक, तो 1877, 1881 और 1883। हाँ, ये वुडवर्थ नहीं है, वुड्स डिस्पैच अलग है, वुडवर्थ तो साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, ये तो अंग्रेज थे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, ये तो उनके अधिकारी थे। इंडियन एजुकेशन कमीशन आया 1882 में, IEC बोलते हैं, पहला कमीशन इसको कहेंगे एक तरह से, और इसका नाम क्या था? हंटर कमीशन, क्योंकि जो इसके हेड थे वो हंटर थे। ठीक, नाम था उनका हंटर, तो हंटर कमीशन शायद आपने सुना होगा, फेमस भी है। ठीक, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन आया 1882-83 में, हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, नोन एज हंटर कमीशन। ठीक है जी, बात नोन एज हंटर कमीशन, सुना है, पढ़ा है, बहुत बढ़िया जी। क्या पूछ रहे हो, नाम क्या? दे देंगे प्रिया, अभी पढ़ाई पे तो फोकस करो, जहाँ जो काम चल रहा है उस पर फोकस करना छोड़ के और बाकी दुनिया में फोकस करोगे हैं। लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन February 3rd 1882। लॉर्ड रिपन, एक और लॉर्ड उनके अंग्रेजों के, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन February 3rd 1882 विद सर विलियम हंटर।
तो इन्होंने फर्स्ट इंडियन एजुकेशन को एक तरह कमीशन को अपॉइंट किया लॉर्ड रिपन ने। किसके साथ किया? तो सर विलियम हंटर के साथ किया, जिनके नाम पे ये फेमस है। विलियम हंटर के नाम से ये फेमस है। ठीक है जी। विलियम जेम्स के बारे में मैं कह रही थी कि उनको मॉडर्न एजुकेशन का, मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। कोई पूछा था ना, मॉडर्न या फिर अमेरिकन साइकोलॉजी का जनक। ठीक। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे पूछेगा, आप क्या कहेंगे? हंटर कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882-83 में ये आया। क्लियर है बात, या कोई दिक्कत परेशानी है? बैच तो 26 के बाद ही शुरू होगा, एडमिशन पहले हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब गोखले का बिल आया, गोखलेस बिल फॉर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। गोपाल कृष्ण गोखले आपने सुना होगा, इन्होंने काफी काम किया है एजुकेशन की अगर हम बात करें तो। चले आगे। तो इन्होंने कहानी तो बहुत पहले शुरू करी थी गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें। देखिए, अगर हम बात करें तो ये गोखलेस बिल फॉर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, इन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन को लॉक कर दिया जाए बिल्कुल, मतलब कंपलसरी होना चाहिए, हर हाल में इसको दिया जाना चाहिए बच्चों को। और इन्होंने ये 1910 से प्रयास शुरू कर दिए थे। हालांकि इनका जो ये बिल था वो रिजेक्ट हो गया था 1911 में। इन्होंने रखा था मार्च 1911 में, और मार्च 1912 में इसको रिजेक्ट कर दिया था। 38 लोग थे जिसमें से सिर्फ 13 ही राजी हुए थे इनकी बात के लिए। ठीक है, तो ये बिल पास नहीं हो पाया था, लेकिन इन्होंने बिल रखा था कि प्राइमरी एजुकेशन 6 to 10 के लिए। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है महात्मा गांधी के गुरु, बिल्कुल। इसको माना नहीं गया था। आगे बढ़ेंगे। और ये लोग कह रहे थे रियल एजुकेशन लाओ, महात्मा गांधी हो चाहे ये लोग हो, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले हो, कि भारत वाली एजुकेशन दो। ये पागल मत बनाओ हमें अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के या अपना इतिहास पढ़ा पढ़ा के। हालांकि हुआ भाई, आज तक हम इन्हीं के मतलब पदचिन्हों पे बैठे हैं कहीं ना कहीं, पूरा सिस्टम हमारा। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट हुआ 1920-1922 में, और ये नेशनल एजुकेशन मूवमेंट ही वही मैं बता रही थी, यही वो टाइम था जब नॉन कोऑपरेशन, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब उन्होंने छेड़ा, तो बहुत सारी चीजों में हम अंग्रेजों के कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। ठीक। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत ही ये बात की गई, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट भी आया, जिसमें बात ये की गई कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है या इनके हिसाब से जो एजुकेशन दी जा रही है उसको हटा करके इंडियन सिनेरियो में इंडियन यूज के लिए एजुकेशन दें हम। जो हम बात करते हैं हेड, हैंड और हार्ट के एजुकेशन की, उस पर फोकस किया जाए, सोल पे फोकस किया जाए, वोकेशन पे फोकस किया जाए, बजाय कि इनकी एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम चलें। तो ये नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इसीलिए हुआ था। इसमें मेन जो हीरो थे वो थे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये इसमें शामिल थे इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है बात, कोई ब्लॉक नहीं है प्रिया। हाँ, हो जाता है अभिषेक, सारे पेपर बाइलिंगुअल होते हैं, आप सभी में लैंग्वेज चेंज करके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आई हार्टॉग कमेटी, हार्टॉग भी बोल देते हैं इसको। हार्टॉग कमेटी की अगर हम बात करें 1928 to 29 के अराउंड, ये पास हुआ था शायद 1929 में। द कमिटी कंडेम्ड अ पॉलिसी ऑफ हैस्टी एक्सपेंशन, के बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाते जाओ, लिटरेट बनाते जाओ। इस चीज को इन्होंने कंडेम किया, इसका इन्होंने विरोध किया, किसने? हार्टॉग कमेटी ने। और इनका क्वालिटी पे फोकस किया जाए, यानी रिकमेंडेड कंसोलिडेशन एंड इंप्रूवमेंट। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर होना जरूरी है, बजाय कि सिर्फ नंबर ऑफ जो लर्नर्स हैं वो बढ़ाए जाएं या हैस्टी एक्सपेंशन किया जाए देश भर में। उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा कंट्रोल हो क्वालिटी पे भी, मतलब अच्छी एजुकेशन हम दे पाएं, बेहतर एजुकेशन दे पाएं। ये कहती है हार्टॉग कमेटी, बेसिक्स पे हमारा फोकस हो। गौरव यूट्यूब का टाइम रहता है 9:30 का। इतनी बात हमारी क्लियर है नहीं? हाँ, अभी भी मुद्दा यही है एजुकेशन का 2021 आ गया, सही बोल रहा हूँ। चले आगे। हाँ, ये सारा रिवाइज कर लेंगे अभिषेक, ब्लॉक तोड़ियो आप। हाँ, ये बात सही करो आप अभिषेक, आपकी बात एकदम सही है, हम मानेंगे आपकी बात, बिल्कुल मानी जाएगी आपकी बात, वर्थ इट है आपकी बात। चले आगे। नहीं, डिटेल में तो नहीं पूछेगा यार इस टॉपिक से, ये तो आपको बस पता होना चाहिए एज टीचर्स कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आपको इनके बारे में पता है कि कहाँ से एजुकेशन की हिस्ट्री शुरू हुई, क्या बदलाव की जरूरत है। 70 तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में क्यों पूछेगा? फिर तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा, इसका थोड़ी बन जाएगा। फिर तो आपके सब्जेक्ट में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। चले आगे।
देखिए एक बार, तो हार्टॉन्ग कमेटी की बात कर ली हमने, इन्होंने कहा क्वालिटी एजुकेशन पे जोर होना चाहिए, बेसिक्स को अच्छा कीजिए बजाय कि हेस्टी एक्सपेंशन, बस नंबर ऑफ एनरोलमेंट बढ़ाने के। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, 1935 में, बड़ा फेमस है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें, कोई बात नहीं अभिषेक, दे लो, अगर पैसे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है और इधर उधर मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो 2-4 जगह कर लो जहां पे भी अवेलेबल हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करोगे, जो अवेलेबल है आपको एक तरह से ऑनलाइन से कंफर्टेबल होना है, ये मान लो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होगी तो चल जाएगा, उसके स्कोर को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट फिर भी जनरल स्कोर आपका 100 से ऊपर आना चाहिए, चाहे किसी का भी पेपर हो, किसने खराब बनाया हो अच्छा बनाया हो, है ना, ताकि आपको आदत हो जाए कि आप ऑनलाइन एग्जाम बैठेंगे तो घबराएंगे नहीं कल। 2-3 जगह ले लो, कोई ऐसी उससे कुछ वो नहीं है, कोई दुनिया से अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ये सब टीम्स बनाती है क्वेश्चन, कोई टीचर बैठ के क्वेश्चन नहीं बनाता, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक। देखो एक बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंप्रूव द एनोमलस पोजीशन, जो एक अजीब सी वृद्ध सी पोजीशन थी, कंसिडरेबली एंड डिवाइडेड ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज इनटू 2 कैटेगरीज। इन्होंने कहा जो बच्चे के वृद्ध है, जो बच्चे के काम की नहीं है, उसके अपोज में इन्होंने 2 चीजों के बारे में बात हुई। ये बैच परसों कंप्लीट हो जाएगा प्रज्ञा, और इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया कि एक तो होनी चाहिए जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो फेडरल यानी सेंट्रल लेवल पे, और दूसरी होनी चाहिए स्टेट यानी प्रोविंशियल या फिर मैं कहूं लोकल लेवल पे, ठीक। ये हुआ सेंट्रल लेवल, केंद्र। तो 2 लेवल पे डिवाइड हुआ एजुकेशन। ऐसी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1935 में की कि जो मान लीजिए एक बच्चा मद्रास में पढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें होनी चाहिए और सेंटर के अकॉर्डिंग भी चीजें होनी चाहिए, तो दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। हालांकि बाद में जो 1976 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया एजुकेशन को, जो अपने आप में ही अलग चीज है, ठीक है राधा। परसों तो सैटरडे है, तो हो सकता है मैं सैटरडे को क्लास लेके छुट्टी करा दूं आपकी, नहीं तो मंडे खत्म हो ही जाएगा, फिर सैटरडे मेरी एक मीटिंग भी है, हाँ तो फिर मंडे हो जाएगा खत्म। अबाउट वुड रिपोर्ट, अबाउट भी एक व्यक्ति है और वुड भी एक व्यक्ति है, इन दोनों लोगों की एक रिपोर्ट आई 1936-37 में। और अगर हम बात करें तो दिस रिपोर्ट या द रिपोर्ट हैज 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स थे कि टेक्निकल एजुकेशन दी जाए और जनरल एजुकेशन दी जाए, ठीक। टेक्निकल एजुकेशन की बात अबाउट कर रहे थे और वुड बात कर रहे थे जनरल एजुकेशन की, 2 चीजों पे फोकस किया जाए। अबाउट और वुड ने कहा, क्या हुआ हमें, टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन, ठीक। और अगर नहीं लेना कहीं पे कुछ भी मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस बैच में आओ, बेस्ट है। बेस्ट इसलिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फीस वही होगी यार 600 700 800, और 2 दिन तो शायद और कम रहेगी 200 रुपए। फीस कहाँ है, फीस के नाम पे तो हम मजाक करते हैं करियर पे, ये तो बस इसलिए है कि थोड़े सीरियस लोग जुड़ जाएं, ये सर्वर का खर्चा चला जाए, जो टीम आपके लिए इतनी सारी रोज सेशंस लगाती है, फोन कॉल उठाती है, पीडीएफ डालती है, इन सब का खर्चा निकल जाए, ठीक है बात। हाँ हो जाएगा शिवम, मेरी कोशिश रहेगी कि 2000 क्वेश्चन ही हो चाहे अच्छे से, आपका 2 महीने में कोर्स खत्म हो जाए पीआरटी से पहले पहले। अबाउट वुड रिपोर्ट में अबाउट कह रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन दो और वुड कह रहे हैं जनरल एजुकेशन जो जरूरी हो वो दो, ठीक है मीना। आगे बढ़े, ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए अबाउट और वुड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक स्कीम ऑफ थिंग्स में पता होना चाहिए कि किस ईयर में कैसे चीजें चल रही थी, एक टाइमलाइन बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन कमेटी या फिर वर्धा स्कीम कहते हैं इसको, 1937-38 में, 38 में बेसिकली पूरी तरह से फाइनलाइज हुई थी, 37 से शुरुआत हो गई थी इसकी। तो कई बार पेपर में जब ऑप्शन नहीं होता किसका 1938 का, तो 37 लगा देते हैं आप, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन कमेटी और वर्धा स्कीम 1938 कहती है, दिस रिपोर्ट वाज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ नेशनल लेवल। ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6ठी से 8वीं तक की, और उस टाइम पे और थोड़ा आगे पीछे चलता था, इसको प्रॉपर स्टडी किया जाए, ठीक। इन अक्टूबर, ये अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गांधी जी हेड थे और जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भी इन्वॉल्व थे, और भी कुछ लोग थे। एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि गुजरात में हुई, गुजरात में ही ना वर्धा, तो आ कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल वर्कर्स वाज कॉल्ड एट वर्धा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महात्मा गांधी। और इन्होंने कहा बेसिक एजुकेशन पे भी, इसको बेसिक एजुकेशन से रिलेट भी करते हैं, बुनियादी शिक्षा की जब बात इन्होंने की थी, वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी, ठीक है, कि हम ऐसी चीजें सिखाए बच्चे को जो उसके रियल लाइफ में काम आ सके, कि बजाय कि वो सिर्फ किताबी बातें पढ़ता रहे, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन को, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है इस बात को समझने में? क्लियर है ना ये बात? ठीक है आशना, तो ये वर्धा स्कीम में बात हुई। वर्धा जो है वो गुजरात में ना होकर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो महाराष्ट्र में है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल यू शुड नो, ठीक है। पूछो आरती, क्या पूछ रहे हो? अच्छा अमृषा, तो जाकिर हुसैन कमेटी या फिर वर्धा स्कीम, जिसमें बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा की बात हुई, वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की बात हुई, कि वो कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब बेसिक चीजें सीख के अपना जीवन यापन कर पाए, इस तरह की एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, ठीक। नेशनल वर्कर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी। अब इसमें कुछ 6-7 चीजें जिन पे फोकस किया गया। एक मेन बड़ा पॉइंट है द बेसिक क्राफ्ट, के ये बुनियादी जो चीजें हैं उन पे फोकस किया जाए, जैसे स्पिनिंग एंड वीविंग, वो जो हम चरखा काटते थे पहले, जो भी चीजें होती थी, या कढ़ाई बुनाई सिलाई, इस तरह की चीजें, कारपेंट्री, जिससे उनका जीवन यापन हो सके, ऐसी एजुकेशन जो बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तो कारपेंट्री, कुछ लकड़ी का काम, ये सब एग्रीकल्चरल वर्क उसको सिखाया जाए, खेती वगैरह, फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग उसको आए, इनमें से कुछ भी, ये बेसिक चीजें थी, ये बेसिक क्राफ्ट है जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएगा। ऐसा ना हो कि पीएचडी की डिग्री लेकर के और पियोन के पद के लिए हम अप्लाई करते फिर, दैट मींस आपने पीएचडी क्यों करी थी, रिसर्च क्यों करी थी, आपको जब पियोन की नौकरी करनी थी, मतलब आपने बर्बाद किया उस चीज को। तो बेसिक क्राफ्ट पे फोकस हो, ये है। नहीं आयुषी ओके है वो तो।
हाँ, ये हिस्ट्री का ही चैप्टर मान लो इसको आप। फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, लेदर वर्क्स वगैरह हम सीख पाएँ, और कोई भी ऐसा क्राफ्ट जो सेटिस्फाई करे वहाँ की लोकल कंडीशंस को, जिस भी जगह पे हम वो सीख रहे हैं, और ज्योग्राफिकल कंडीशंस को। मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैकेट्स बनती हैं, सर्दी का माहौल है, तो वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए अच्छा है वो। ठीक है, हाँ, तो उनके आश्रम भी थे गांधी जी के, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें, तो ये बेसिक क्राफ्ट सीख लें। तो एक तो पहला पॉइंट क्या हुआ इसमें, बेसिक क्राफ्ट का, कि इनमें से कुछ भी बेसिक चीजें जिससे वोकेशनल एजुकेशन हो जाए और वो अपना जीवन यापन कर पाए। दूसरा है मदर टंग, क्योंकि सबसे पहले अगर आपके पेट में रोटी नहीं है, आपको फिलॉसफी नहीं आएगी। फिलॉसफी तब अच्छी लगेगी आपको जब पेट में रोटी होगी, तो इसलिए वो अपने पैरों पे खड़ा हो, और उस टाइम पे जैसी हालत थी उस हिसाब से उस टाइम की डिमांड थी। हाँ, वर्धा स्कीम पे क्वेश्चन आते हैं, मदर टंग पे फोकस किया जाए, मातृभाषा पे, बजाय कि उनको अंग्रेजी बनाने के। मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, जनरल साइंसेज, ड्राइंग, म्यूजिक, हिंदुस्तानी यानी हिंदी प्लस उर्दू, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करें। 1857 ही आयुषी जो यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई है वो 1857 में ही तो हुई थी। मैं फिर भी चेक कर लूंगी अगर आपको ऐसी दिक्कत लग रही है तो। सब 1857 में ही हुई है, क्या दिक्कत है? ठीक, तो ये बेसिक बेसिक चीजें ही थी जो बेसिक एजुकेशन में कही गई थी कि ये सब बेसिक चीजें पढ़ाओ जो जरूरी है बच्चे के लिए। तो आज की जो कहानी है वो हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि अभी इसमें अगर मैं बात करूँ, हम पहुंचे कहाँ, हम पहुंचे 1938 में। अभी कुछ कुछ चीजें जैसे राधा कृष्णन कमीशन है, और भी कुछ एक दो कमीशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ज्यादातर, उनको हम हटा देंगे, क्योंकि स्कूल लेवल पे आप पेपर देने जाएंगे और वहां नहीं पूछा जाएगा। 1800, अरे आयुषी बता तो दिया भाई, 1854 जो लिखा है वो बता तो दिया, लिख के बताया, कहाँ सो जाते हो, नींद आ जाती है। 1883 बताया, वो तो वहां लिखने में कमी है ना, अभी क्लियर तो किया था। ठीक है श्वेता, देखो फटाफट फटाफट करो एक बार। एजुकेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, जिसमें 1 लाख रुपए हर साल इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाए जाएंगे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएंगे। ठीक, और अगर हम बात करें तो क्लॉज 43 में उन्होंने कहा कि 1 लाख का सम होना चाहिए हर साल, जिससे हम रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर और एजुकेशन पे फोकस कर पाए। तो इन्होंने रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया। अगर किस लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की तो रीजनल, जो इंडियन लिटरेचर था, जो साहित्य था, उसको फोकस करने की बात कही 1813 के चार्टर एक्ट में। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि जो 1823 इसी का ये एक्सटेंशन है, एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई, जिसका काम था कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं उनको ध्यान में रखा जाए। ठीक, रिवाइवल हो इंडियन लिटरेचर का और प्रमोशन हो साइंस का। और जो कंपनी थी वो वाज आल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस अंडर देम, कि कंपनी डिसाइड करेगी इंडियंस को एजुकेशन कैसी मिले, इस चीज पे फोकस था। 1866 से काम चल रहा था। वो जो गोपाल कृष्ण गोखले की अगर आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो पेश किया बिल वो 1911 में किया था, 12 में उसको डिक्लाइन कर दिया गया था। मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, मैकॉले मिनट ने इंग्लिश पे जोर दिया। उन्होंने कहा हमें ऐसे लोग बनाने हैं जो ब्लड और लुक्स में, कलर में इंडियन हो, बाकी सब अंग्रेज बन जाएं, वो अंदर से ओपिनियन में, मॉरल्स में, इंटेलेक्ट में सब क्या बन जाए। मैकॉले कह रहे हैं बात कि वो अंग्रेज बन जाए, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट में रीजनल होनी चाहिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ। अपर क्लास की एजुकेशन फोकस करो, जो अमीर लोग हैं, इंडिया के स्टेटस वाले लोग हैं, ताकि उनसे इन्फ्लुएंस होकर के आगे अपने आप ही हमें क्रीम क्रीम मिल जाए एक तरह से। ठीक, बहुत बढ़िया मीना। वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, जिसको मैग्ना कार्टा कह रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, अलग अलग यूनिवर्सिटीज 1857 में आपकी, मैंने आपको बताया था CBM बताया था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, फिर बाद में लाहौर भी 1869 में। तो सर चार्ल्स वुड ने, जो कि प्रेसिडेंट थे ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन्होंने एक प्रॉपर्ली एक स्कीम बनाई कि एक प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत एजुकेशन दी जाए। इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी तक, और इसके अंदर यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे वो ऐसा रहे कि जिसमें इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को हम मिक्स कर पाए एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे। ठीक है बात। ग्रांट इन एड, कुछ ऐसे ग्रांट्स और एड्स प्रस्तुत किए जाएं जिससे जो लोकल बॉडीज या लोकल मैनेजमेंट की जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट से, उनकी तरफ कंट्रोल जाए। यूपीटेट में तो जनरली नहीं पूछा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए तो आ जाए। ये 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं 1857 में, और ये यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857 बाय डिफरेंट एक्ट्स, अलग अलग एक्ट के तहत, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे लाहौर यूनिवर्सिटी हुई 1869 में। अब इनमें भी गर्ल्स के लिए नहीं था, ये मेल ओरिएंटेड थी एजुकेशन, लेकिन 1870 में पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने मैट्रिकुलेशन या अपने गेट्स ओपन किए गर्ल्स के लिए 1877 में, और मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की परीक्षा लेना शुरू किया। फिर अगर हम बात करें तो दिस वाज फॉलोड बाय मद्रास इन 1881, 1881 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए फाटक खोल दिए, अपने गेट खोल दिए, ये कह सकते हैं, ओपन हो गई मद्रास यूनिवर्सिटी भी। और 1883 में, ये 1854 गलत यहाँ पे टाइप्ड है, ठीक, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1883 में गेट्स ओपन किए गर्ल एजुकेशन के लिए। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसको कहा जाएगा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था, और इसमें विद सर विलियम हंटर, जिनके नाम पे ये फेमस है, 1882 में। अगर हम बात करें गोखले का जो बिल है, कंपलसरी है, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करना जरूरी है, बेसिक सिखाना जरूरी है, ये बाद में 1911 में डिक्लाइन हो गया था, बट इन्होंने प्रेजेंट किया था इस चीज को। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था कि जो रियल एजुकेशन है वो दीजिए, हमारे देश के अकॉर्डिंग दीजिए, जो हमारे काम आए वो सब करिए। तो ये 1920-22 में, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था, उसी टाइम पे ये भी शुरू हुआ। हार्टोंग कमेटी आई, हार्टोंग कमेटी कह रही है क्वालिटी पे जोर दो बजाय की हेस्टी एक्सपेंशन के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 में, जो कहता है कि 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो बजाय की विरुद्ध नीतियों के, एक स्टेट लेवल पे हो और दूसरा सेंट्रल लेवल पे हो, जो एजुकेशन का स्तर है, कंट्रोल है। अबॉट और वुड रिपोर्ट ने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों दी जाए, जिसमें अबॉट कह रहे थे टेक्निकल की और वुड कह रहे थे
जनरल एजुकेशन की। फिर जाकिर हुसैन कमेटी या वर्धा स्कीम जिसको हम कहते हैं 1937-38 दोनों डाल लीजिएगा ईयर। और इसमें बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा की बात की गई, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, है ना। ये वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे कुछ वर्कर्स, नेशनल वर्कर्स आए और महात्मा गांधी ने इसको एक तरह से उनकी प्रेसिडेंटशिप में हुई ये चीज़, जिन्होंने बात की कि बेसिक एजुकेशन अलग अलग क्राफ्ट सिखाए जाएं, वोकेशनल एजुकेशन सिखाई जाए। फिर उसके बाद घनश्याम ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बेसिक क्राफ्ट में, कि वो वीविंग, सूतना काटना, ये सब चीज़ें, कारपेंट्री, एग्रीकल्चर, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर में जरूरी हैं, जिनके बेसिस पे एक रोजगार बनाया जा सकता है, वो सब सिखाया जाए। और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बेसिक एजुकेशन के तहत आनी चाहिए, ऐसी बात कही महात्मा गांधी जी ने। गुजरात में है ना वर्धा? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग गुजरात में है वर्धा, क्योंकि ये जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। वर्धा शायद एक महाराष्ट्र में भी है, बट उसमें कुछ गड़बड़ होगी। नेहा देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन क्या है। एनपी 2020 भी कल करेंगे उसमें। कोर्स मंडे खत्म हो जाएगा। ये आज मैंने सोचा था कि आपका कहीं दिमाग ना घूम जाए ज़्यादा पढ़ करके, नहीं तो मैं इसको आज ही खत्म करा देती, बट आज अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई सारे तो कमीशन है, जो 48 का आपका कमीशन है यूनिवर्सिटी वाला, फिर उसके बाद राधाकृष्णन बोलते हैं जिसको, फिर उसके बाद आपका ये है 68 64 वाला कोठारी कमीशन है, फिर आपका ये एनपीई है जो 1986 की है राजीव गांधी वाली, फिर उसके बाद आपका 1992 में रिवीजन है, लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद अभी आपका एनसीए वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं, वो है क्या कहते हैं उसको, एनपीई है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स जाननी है, फिर एनसीईआरटी कब एस्टैब्लिश हुआ, डाइट्स कब एस्टैब्लिश हुए, इस बारे में थोड़ा मुदलियर कमीशन है ना। तो बेसिक बेसिक अभी और रहते हैं कुछ कुछ, कल करेंगे। हाँ, उसको गुजरात कंसिडर कर लीजिएगा, ये वाले वर्धा को हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर जो बाकी बैचेस की बात रही, 2 यूनिट जिनके लाइव नहीं हुई है, फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ 2 बैचेस में नहीं हुई है, एक तो पेडागोजी स्पेशल 2 और दूसरा डी+पी पीआरटी, उसमें रिकॉर्डेड दोनों यूनिट डल जाएंगी, और जिस टाइम पे वो नए बैचेस में लाइव होगा तो आपके साथ भी वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। वर्धा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर चलें आगे बढ़े, कल मिलेंगे। क्या हुआ शीतल, कोई और डाउट हो तो पूछ लो आप लोग।